जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 11 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर, जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ और शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर, जिसमें दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। और बात कीजिए 9 अक्टूबर को ये क्यों मनाया जाता है। दोस्तों 9 अक्टूबर 1874 को, याद रखना दोस्तों, 9 अक्टूबर 1874 को एक यूनियन की स्थापना हुई थी। उस यूनियन का नाम क्या था। उस यूनियन का नाम था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है, इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी। 9 अक्टूबर 1874 को। इसलिए जो है दोस्तों 9 अक्टूबर को हम विश्व डाक दिवस मनाते हैं। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, जैसे कि हम हर दिवस की थीम पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा गया विश्व डाक दिवस की थीम क्या है दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया कि आखिर इस विश्व डाक दिवस की थीम क्या है दोस्तों, इसकी थीम है इनोवेट टू रिकवर। इसकी थीम क्या है दोस्तों, इसकी थीम है इनोवेट टू रिकवर, जो है विश्व डाक दिवस 2021 की थीम है। ठीक है, कब शुरू हुआ था। 9 अक्टूबर को शुरू हुआ था। बात कीजिए क्यों, तो 9 अक्टूबर 1874 को एक यूनियन की स्थापना हुई थी। उसका नाम क्या है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि आखिर ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसका मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे, बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। वहाँ पे मुख्यालय किसका है, विश्व यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों भारत के अंदर इस डाक प्रथा को लाने वाला पहला राज्य कौन था। दोस्तों भारत के अंदर इस डाक सिस्टम को, ये जो डाक सिस्टम है, जो पोस्टल सिस्टम है, इसे लाने वाला पहला राज्य था शेरशाह सूरी। कौन था दोस्तों, आपको सभी को याद बता होना चाहिए दोस्तों कि भारत के अंदर जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी जो भारत के ऊपर राज करते थे दोस्तों, उनके टाइम पर जो है भारत के अंदर ये जो डाक सिस्टम है ये आया था। ठीक है, और बात की जाए वो किस तरीके का डाक सिस्टम था दोस्तों। शेरशाह सूरी के दौरान दोस्तों घोड़ों के द्वारा जो है दोस्तों डाक सेवा की जाती थी। ठीक है, याद रखना दोस्तों, घोड़ों के द्वारा जो है डाक सेवा की जाती थी। घोड़ों के द्वारा डाक सेवा की जाती थी दोस्तों। अब जो है अगर हमें किसको पोस्ट भेजना है तो हम जैसे गाड़ियों पर जाते थे, पहले कुछ लोग साइकिल पे जाते थे, और अभी भी दोस्तों गाँवों के अंदर साइकिल पे जाया जाता है। दोस्तों पहले जो है शेरशाह सूरी ने दोस्तों इस डाक सिस्टम को घोड़ों पर ले जाने की आज्ञा दी थी। ठीक है दोस्तों, घोड़ों पर जो है शेरशाह सूरी के दौरान डाक सेवा आरंभ की गई थी। दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9 अक्टूबर। दोस्तों हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस आखिर मनाया कब जाता है। दोस्तों ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। याद रखना दोस्तों, ये मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है सभी को मालूम होना चाहिए, मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व जल दिवस आखिर कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है दोस्तों ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। बात की जाए इसकी 2021 की थीम क्या है, अगर आपसे पूछा गया कि विश्व जल दिवस यानी 22 मार्च 2021 की थीम क्या है, इसकी थीम है वैल्यूइंग वाटर। इसकी थीम क्या है दोस्तों, इसकी थीम है वैल्यूइंग वाटर, जो है विश्व जल दिवस 2021 की थीम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये हम मनाते हैं 24 अप्रैल को। कब, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस ये मनाते हैं 22 मई को। 22 मई को। बात की जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये मनाते हैं 11 जुलाई को। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। दोस्तों ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि 9 अक्टूबर 2021 को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुरस्कार का नाम आप सभी को मालूम होना चाहिए। पुरस्कार का नाम है आर्यभट्ट पुरस्कार। ठीक है, और दोस्तों बात की जाए इसे, ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, ये पुरस्कार प्रतिष्ठित किया जाता है ASI। याद रखना दोस्तों, ASI यानी
एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों? एस्ट्रोनॉटिकल, एस्ट्रोनॉमिकल नहीं, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ASI का फुल फॉर्म है। इसके द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार जो है प्रतिष्ठित किया जाता है। बात की जाए इस बार जो है इस आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। याद रखना, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है इन्हें सम्मानित किया गया। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, अगर आपसे पूछा गया कि डॉक्टर जी सतीश रेड्डी कौन है, दोस्तों ये आप सभी को मालूम होना चाहिए DRDO के जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन? DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डी सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए DRDO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958। 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? DRDO की स्थापना हुई थी। बात की जाए DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों DRDO का मुख्यालय है दिल्ली के अंदर। बात की जाए DRDO की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना दोस्तों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की फुल फॉर्म। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी। और दोस्तों बात की जाए इन्हें, डॉक्टर सतीश रेड्डी को आखिर अगर आपसे पूछा गया कि इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित क्यों किया गया, अगर आपसे पूछा गया कि इन्हें क्यों किया गया, तो दोस्तों इनका योगदान है। बात की जाए इनका योगदान किस में है? दोस्तों इनका योगदान है एस्ट्रोनॉमी के अंदर। लिख रहे हैं दोस्तों, इनका योगदान किस में है? एस्ट्रोनॉमी के अंदर इनका जो योगदान है, इसी के लिए दोस्तों इन्हें जो है आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष है। DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है दिल्ली के अंदर। इसकी फुल फॉर्म में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनका योगदान किसमें था? एस्ट्रोनॉमी के अंदर। बात की जाए ये जो आर्यभट्ट पुरस्कार है इसे प्रतिष्ठित कौन करता है? इसे प्रतिष्ठित करता है ASI यानी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको जो है पेपर के दौरान ऑप्शन के अंदर जो है आपको पूरा नाम नहीं दिया जाएगा, आपको जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म दी जाएगी। जैसे कि इसका समझो ISRO हो सकता है, ASI हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अंदर जो है आपको ASI टिक कर आना है। इसका ASI की फुल फॉर्म क्या है? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो सब हम बढ़ते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है वन कर्मण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये वान कर्मण पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, ये वान कर्मण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों वान कर्मण पुरस्कार सम्मानित किया K सिवान को। किन्हें? K सिवान जो है दोस्तों इन्हें वान कर्मण पुरस्कार सम्मानित किया गया। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया K सिवान कौन है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है दोस्तों ISRO के वर्तमान में हेड है। कौन? K सिवान ISRO के वर्तमान में हेड है। बात की जाए ISRO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ISRO की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। जो है 15 अगस्त 1969 को जो है ISRO की स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है ISRO के। और दोस्तों इसके हेड कौन है? K सिवान इसके हेड है। ठीक है दोस्तों, पुरस्कार कौन सा है? वान कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किसे दिया गया? महेंद्र गिरी को। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार महेंद्र गिरी को। अगर आपसे पूछा गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों बात आती है जब सुभाष चंद्र बोस की, याद रखना दोस्तों 23 जनवरी। कब दोस्तों? 23 जनवरी। अगर आपसे पूछा गया सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आपको पहली बात दोस्तों आपको याद रखना 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। 23 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों बात की जाए क्यों मनाया जाता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि है 23 जनवरी। इसी दिन जो है दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा गया प्रश्न के अनुसार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्या है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद भंडारी। किन्हें? राजेंद्र प्रसाद जो भंडारी है, इन्हें हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है एलन बॉर्डर मेडल से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को मालूम होना चाहिए। प्रश्न है एलन बॉर्डर, प्रश्न है दोस्तों एलन बॉर्डर मेडल। एलन बॉर्डर मेडल दोस्तों ये किसे दिया गया? एलन बॉर्डर मेडल दोस्तों पहली बात दोस्तों ये दिया गया स्टीव स्मिथ को। किसे? स्टीव स्मिथ को जो है एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है। बात कीजिए स्टीव स्मिथ कहाँ के खिलाड़ी हैं? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के हैं। नाम क्या है? स्टीव स्मिथ
मेडल का नाम क्या है? एलन बॉर्डर मेडल है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है शिंजो आबे को हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों आप सभी को मालूम है जी, शिंजो आबे जो है, शिंजो आबे दोस्तों ये जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। जापान के जो है शिंजो आबे पूर्व पीएम रह चुके हैं। और दोस्तों ये जो शिंजो आबे, इन्हें भारत का दोस्तों दूसरा सबसे ऊंचा जो है दोस्तों पुरस्कार दिया गया है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पुरस्कार, उसका नाम क्या है दोस्तों? पद्म विभूषण। नाम क्या है दोस्तों? पद्म विभूषण नाम है पुरस्कार का। भारत का दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों ये जो पद्म विभूषण पुरस्कार है, ये दोस्तों भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है। किसे दिया गया है दोस्तों? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। याद रखना दोस्तों आपको नाम, शिंजो आबे। ठीक है दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना दोस्तों वर्तमान में जापान के पीएम कौन? देखिए आप मुझे कमेंट में बताना दोस्तों वर्तमान में जापान की जो पीएम है वो पीएम कौन है दोस्तों? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, जो कि है किस राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको डबल दोस्तों पढ़ के बताया दूं। वो है दोस्तों किस राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है दोस्तों? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको जो है दोस्तों इसका नाम नोट कर लेना। इसका नाम क्या है दोस्तों? ई वोटिंग सॉल्यूशन। इसका नाम क्या है दोस्तों? ई वोटिंग समाधान यानी ई वोटिंग सॉल्यूशन इसका नाम है। बात कीजिए इसे लॉन्च किसने किया है, इसे जो है दोस्तों विकसित किसने किया? इसे विकसित किया तेलंगाना ने। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना ने इसे विकसित किया है। इसका अगर आप पूछा गया इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य स्मार्टफोन से, इसका काम क्या है दोस्तों? अगर आपसे पूछा गया इसका काम क्या है दोस्तों, इसका काम है एक तरह से दोस्तों डिजिटल वोट देना है दोस्तों। स्मार्टफोन जो दोस्तों स्मार्टफोन से वोट देना किसका काम है? ये काम है ई वोटिंग समाधान का ये काम है। ठीक है दोस्तों, इसे विकसित किसने किया है? तेलंगाना ने। और दोस्तों इसका अगर आपसे पूछा उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य है कोविड-19 के अंदर सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 जो है इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना, ये उसका उद्देश्य है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसे टेस्ट करने के लिए, इस ई वोटिंग सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए दोस्तों एक डमी चुनाव रखा गया था, एक दोस्तों नकली चुनाव रखा गया था। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इसे जो है दोस्तों चेक करने के लिए एक डमी चुनाव दोस्तों एक नकली चुनाव जो है ये भी रखा गया था। इसे विकसित किसने किया है? तेलंगाना ने इसे विकसित किया है दोस्तों। और आप सभी को मालूम है जैसे तेलंगाना जो है दोस्तों हाल ही में ड्रोन से संबंधित दोस्तों बहुत सारे बहुत सारे दोस्तों अभियान लॉन्च करा दोस्तों, मिशन लॉन्च करा। उनमें से एक है दोस्तों मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। दोस्तों ये लो दोस्तों आ गए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। आप सभी को मालूम होना चाहिए इस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के अंदर जो है दोस्तों ड्रोन के द्वारा आपके सर के ऊपर जो है दोस्तों दवाइयाँ दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के अंदर जो है दोस्तों ड्रोन के द्वारा, याद रखना दोस्तों किसके द्वारा? ड्रोन के द्वारा आपके सर के ऊपर दोस्तों दवाइयाँ फेंकी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बात की जाए किस राज्य का है ये दोस्तों? तेलंगाना राज्य का। किस राज्य का है दोस्तों? ये तेलंगाना राज्य का है। अगला प्रश्न दोस्तों बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए ये जो बथुकम्मा उत्सव है इसे एक और नाम से जाना जाता है। इसे क्या नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है फूलों का त्योहार। क्या दोस्तों? फूलों का त्योहार के नाम से इसे जाना जाता है। बात की जाए किस राज्य से संबंधित है, कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है, तेलंगाना से ही संबंधित है। अगला उसका दूसरा नाम क्या है? फूलों का त्योहार। अगला प्रश्न दोस्तों तेलंगाना का गठन कब हुआ? दोस्तों तेलंगाना का गठन हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को जो है दोस्तों तेलंगाना का गठन हुआ था। याद रखो 2 जून 2014 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, तेलंगाना से संबंधित है ये डेट। दोस्तों तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। बात की जाए तेलंगाना के अंदर लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है और विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों? सबसे पहली बात दोस्तों लोकसभा सीट है दोस्तों 17, लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट है 7। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि विधानसभा सीटें कितनी है, विधानसभा सीटें दोस्तों 119। ठीक है दोस्तों, विधानसभा सीट कितनी है? 119। इसे याद कैसे करोगे दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब दोस्तों बहुत ही इजी है। याद रखना दोस्तों 17 जो है ये 17 है
लोकसभा की 7 है राज्यसभा की। मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा 119, इसका आंसर आएगा राज्यसभा की। सर दोस्तों विधानसभा की ये कुल सीटें हैं, क्या करना है दोस्तों, लोकसभा सीट मल्टीप्लाई बाय राज्यसभा सीट। तो सिर्फ तेलंगाना के केस के अंदर, ठीक है, सिर्फ तेलंगाना के केस के अंदर क्या आंसर हो जाएगा 119 विधानसभा की सीटें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बथुकम्मा उत्सव, सॉरी दोस्तों ये हो गया बथुकम्मा उत्सव वैसे दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ से संबंधित, तेलंगाना की बात करें तेलंगाना से संबंधित होगा। पेपर के अंदर तेलंगाना बात नहीं की जाएगी, सिर्फ आपको आंसर लिख के आना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में तेलंगाना की किस धरोहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका नंबर नोट कर लो, ठीक है दोस्तों। इसका जो है ना तेलंगाना की किस धरोहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के किसके अंदर शामिल किया गया दोस्तों, नंबर नोट कर लो कौन सा, 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है दोस्तों, 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बात की जाए, कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसका नाम क्या है दोस्तों, रामप्पा मंदिर। इसका नाम क्या है दोस्तों, रामप्पा मंदिर इसका नाम है। कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर है। कौन सी नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भारत की तरफ से, लिखो दोस्तों 39वीं, कौन सी 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के अंदर भारत की। बात कीजिए 40वीं कौन सी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आपसे पूछा गया 40वीं कौन सी है, 40वीं है धोलावीरा। 40वीं कौन सी है, 40वीं है धोलावीरा। और अगर बात कीजिए धोलावीरा कहाँ पर है, रामप्पा मंदिर तो तेलंगाना के अंदर, धोलावीरा कहाँ पर है, धोलावीरा है गुजरात के अंदर, धोलावीरा है गुजरात के अंदर, ठीक है दोस्तों, याद रखना 40वां धोलावीरा, 39वां रामप्पा मंदिर। अगला प्रश्न, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद जो है दोस्तों ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। बात कीजिए हैदराबाद जो दोस्तों सिटी है, इस हैदराबाद को दोस्तों किस ऑपरेशन के तहत इस हैदराबाद को दोस्तों भारत के अंदर शामिल किया गया था दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछा गया हैदराबाद जो है दोस्तों किस ऑपरेशन के तहत भारत के अंदर शामिल हुआ था, लिख लो दोस्तों ऑपरेशन पोलो। कौन सा है, ऑपरेशन पोलो के तहत जो है दोस्तों हैदराबाद को जो है दोस्तों भारत के अंदर शामिल किया गया था। बात कीजिए ऑपरेशन पोलो कब हुआ था दोस्तों, लिख रहे हैं दोस्तों आप सभी को 1948 के अंदर ऑपरेशन पोलो हुआ था। और इसी ऑपरेशन के बाद, इसी 1948 के ऑपरेशन पोलो के बाद जो दोस्तों हैदराबाद भारत के अंदर शामिल हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में किस राज्य की लौंग को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया दोस्तों। ये लो दोस्तों आ गई चुड़ीमा वाइस, ठीक है दोस्तों, याद रखना है हाल ही में किस राज्य की लौंग को, बात की जा रही है लौंग को, ठीक है दोस्तों, लौंग को जीआई टैग दिया गया है। लिख लो दोस्तों कन्याकुमारी तमिलनाडु, किससे संबंधित है, तमिलनाडु से। बात कीजिए तमिलनाडु में कहाँ पर, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कहाँ पर, तमिलनाडु में कन्याकुमारी संबंधित है। बात कीजिए लौंग तो बहुत सारी होती है, इसी को क्यों दिया गया है जीआई टैग भौगोलिक संकेतक, इसी को क्यों दिया गया है, लिख लें दोस्तों इस लौंग के अंदर, ये जो दोस्तों तमिलनाडु की दोस्तों कन्याकुमारी की जो लौंग है ना, इस लौंग के अंदर दोस्तों ये बहुत ही सुगंधित है। कैसे लिख लें दोस्तों, पहला पॉइंट लिख लें दोस्तों, ये कैसी है, बहुत ही सुगंधित है। पहला पॉइंट दोस्तों ये बहुत ही सुगंधित है। और दूसरा है दोस्तों ये औषधि से दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों इसके अंदर दोस्तों औषधि के सारे गुण हैं। लिख लो दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर जो है दोस्तों औषधि के सारे गुण हैं। क्या है, इसके अंदर औषधि के सारे गुण हैं इस लौंग के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये दो कारण है, पहले ये बहुत सुगंधित है, दूसरा इसके अंदर औषधि के सारे गुण है, इसीलिए जो दोस्तों कन्याकुमारी की जो जीआई टैग, तमिलनाडु की जो लौंग है, इसे जीआई टैग दिया गया है। लिख लो जीआई टैग को हिंदी में क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है भौगोलिक संकेतक, ठीक है दोस्तों, भौगोलिक संकेतक। दोस्तों हम बढ़ते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है लौंग द्वीप है, ठीक है। अभी जो हमने जो दोस्तों अभी जो लौंग देखी उसी का द्वीप है। प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लें दोस्तों, लौंग द्वीप के रूप में किसे जाना जाता है। लौंग द्वीप दोस्तों छाप लेना इस चीज को, जंजीबार और पेम्बा, लिख लें दोस्तों कौन सा है, जंजीबार प्लस पेम्बा, इन दोनों को जो दोस्तों लौंग द्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा द्वीप दोस्तों, लौंग द्वीप। अब दोस्तों लौंग की बात की जाए, इससे दोस्तों लौंग का कुछ ना कुछ संबंध तो होगा इस जंजीबार और पेम्बा द्वीप से। तो अगर आपसे पूछा गया जंजीबार और पेम्बा द्वीप है कहाँ पर, देखो आपको लिख लेना है तंजानिया। क्या है दोस्तों, ये जो जंजीबार और पेम्बा है ये
किस देश के अंदर है? ये है तंजानिया के अंदर। और इन्हें दोस्तों अगर आपसे पूछा कि इन्हें लॉन्ग द्वीप क्यों कहा जाता है, दोस्तों जैसे ही आप इस जंजीबार और पैम्बा आइलैंड पे चढ़ोगे ना दोस्तों, आपको उसी वक्त जो है लौंग की सुगंध आने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको उसी वक्त जो है दोस्तों लौंग की सुगंध आने लग जाएगी। किन दो आइसलैंड पर चढ़ने पर? जंजीबार और पैम्बा, इन दोनों आइसलैंड पर चढ़ने पर। कहाँ पर है? तंजानिया के अंदर। इन्हें क्या कहा जाता है? लौंग द्वीप। छाप लें दोस्तों इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर। अगला प्रश्न है सोजत की मेहंदी का जीआई टैग। तो सोजत की मेहंदी का जीआई टैग पाली राजस्थान। किससे है? पाली राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है कुटिकट्टुर आम और एड्यूर मिर्च का जीआई टैग। लिख रहे हैं दोस्तों, कुटिकट्टुर आम और एड्यूर मिर्च, आम और मिर्च, इसका जीआई टैग किसे दिया गया है? केरल। इसे याद कैसे करना है दोस्तों? लिख लो दोस्तों, इसे याद कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आम कौन सा दोस्तों? कुटिकट्टुर है। कुटिकट्टुर क्या है? आम है। ये हो गया दोस्तों खट्टा। और तो एड्यूर क्या है? मिर्च है। ये दोस्तों तीखा भी हो गया। और दोस्तों एक रह गया दोस्तों, क्या है? कड़वा, करेला। लिख लो दोस्तों केरल। इसे याद रखना है दोस्तों, खट्टा, तीखा और कड़वा। आम और मिर्च, एड्यूर मिर्च और कुटिकट्टुर आम, इनका संबंध किससे है? केरल से इनका संबंध है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न इसका जीआई टैग संबंध दोस्तों, जीआई टैग किसे दिया गया है? केरल को। अगला प्रश्न सफेद प्याज का जीआई टैग किसे दिया गया है दोस्तों? सफेद प्याज का जीआई टैग और वाड़ा चावल का जीआई टैग। लिखना दोस्तों, सफेद प्याज और वाड़ा चावल महाराष्ट्र को दिया गया है। सफेद प्याज और वाड़ा चावल जीआई टैग किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न दोस्तों, जुडीमा राइस वाइन। छाप लो दोस्तों इसे। कैसी है ये? ओसम है। कैसी है ये? ओसम है। इसका आंसर क्या जाएगा? असम। कैसी है दोस्तों ये जुडीमा राइस वाइन? ओसम है। आंसर क्या जाएगा? असम। जीआई टैग किसे दिया गया? जुडीमा राइस वाइन का असम को। अगला प्रश्न दोस्तों, हाथी मिर्च का जीआई टैग। हाथी मिर्च का जीआई टैग लिख लो दोस्तों, मणिपुर। हाथी मिर्च का जीआई टैग किसे दिया गया है? मणिपुर को। अगला प्रश्न दोस्तों, काला चावल का जीआई टैग। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? काला चावल का जीआई टैग। काला चावल का जीआई टैग। इस काले चावल को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे जो कहते हैं चखाओ। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चखाओ। इसे कहते हैं चखाओ। काला चावल को क्या कहते हैं? चखाओ कहते हैं। और दोस्तों इसका जीआई टैग किसे दिया गया? चखाओ। आपसे पेपर में दोनों पूछा जाता है, काला चावल का जीआई टैग या फिर दोस्तों चखाओ का जीआई टैग। लिख लें दोस्तों, इसका आंसर एक है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। काला चावल और चखाओ दोनों का जीआई टैग किस दिया गया है? दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। मणिपुर को दिया गया है इसका जीआई टैग। दोस्तों अब आते हैं जीआई टैग के बारे में कुछ बात करें। जीआई टैग का अधिनियम कौन सा है? लिख लो दोस्तों, 1999 का एक्ट है। 1999 का अधिनियम है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है जीआई टैग? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। बात कीजिए लागू कब किया गया था इस जीआई टैग को? इस जीआई टैग को लागू किया 2003 के अंदर लागू किया गया था। बात कीजिए पहली बार जीआई टैग किसे दिया गया और कब दिया गया? लिख लो दोस्तों, पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 के अंदर। किसे? दार्जिलिंग की चाय। किसे? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था जीआई टैग। ठीक है, तो कब? 2004 के अंदर। दोस्तों हम देखते हैं आज का 5वां प्रश्न, जो क्या दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? दोस्तों अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है ना, तो कंजूसी मत करना, लाइक करने में दोस्तों लाइक कर देना। ठीक है, प्रश्न क्या है दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी विकास दर, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में जीडीपी मत करके, हिंदी में इसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जो है इसे हिंदी में बोलते हैं जीडीपी को। ठीक है, बात की जाए इसका जो विकास दर है, इसकी जो वृद्धि दर है विश्व बैंक के अनुसार, प्रश्न जो दोस्तों आपको ध्यान से समझना भी है। ठीक है, याद रखना, जीडीपी विकास दर 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? किसने लगाया? लिख लो, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, विश्व बैंक ने। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
सफल घरेलू उत्पाद, क्या इसकी विकास दर, इसकी वृद्धि दर जो है विश्व बैंक के अनुसार, लिखो विश्व बैंक के अनुसार जो है इसकी जीडीपी की विकास दर 2021-22 में भारत के लिए कितने का अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा? यह 8.3%। 2021-22 के लिए, ठीक है, 2021-22 के लिए 8.3% जो है लगाया गया है। बात की जाए किसने जो है दोस्तों ये अनुमान लगाया है, ये अनुमान किसने लगाया? विश्व बैंक ने। आपसे ये पूछा जाता है कि आखिर भारत की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ये जीडीपी विकास दर जो है ये 8.3% का अनुमान किसने लगाया है? ऑप्शन आएगा दोस्तों आप सभी को, एसबीआई को, दोस्तों कुछ भी आ सकता है आपको ऑप्शन में, उसका आंसर क्या लिखना है आपको? विश्व बैंक। और दोस्तों आपको घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, घुमा फिरा के जो है आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका आंसर क्या करके आना है आपको? 8.3%, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लो दोस्तों। हाल ही में बजट में 2021-22 के राजकोषीय घाटे का क्या अनुमान है? दोस्तों बात की जाए 2021-22 की, 2020-21 की नहीं, 2021-22 की राजकीय घाटे यानी दोस्तों फिजिकल डिफेक्ट, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डिफेक्ट जो है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसके 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत की इसका अनुमान कितना है 2021-22 के लिए? इसका अनुमान लिख लो दोस्तों, इसका अनुमान कितना है? 6.8%। इसका अनुमान है किसका दोस्तों? राजकीय घाटे का अनुमान है, फिजिकल डिफेक्ट का अनुमान 2021-22 के लिए। 20-21 के लिए मत करके आ जाना, 21-22 के लिए 6.8%, 21-22 के लिए। बात कीजिए 20-21 के लिए, 20-21 के लिए 9.5%, 9.5%। 20-21 के लिए, 20-21 के लिए, 21-22 के लिए 6.8%, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय लिख लो दोस्तों, यूएस की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है। इसके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट में छाप दो। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी दोस्तों आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? इसका भी कहाँ पर है? अमेरिका कैपिटल वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। डीसी लिख देते, चलो वॉशिंगटन डीसी की जगह लिख देते हैं डीसी, समझ जाओ दोस्तों, डीसी यानी वॉशिंगटन डीसी। और दोस्तों बात की जाए इस आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर आपसे बात की जाए, इसकी मुद्रा कौन सी है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर आपसे पूछा गया मुद्रा कौन सी, इसकी करेंसी कौन सी? लिख लो दोस्तों, इसकी करेंसी क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसकी करेंसी कौन सी है? स्पेशल ड्राइंग राइट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करेंसी है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना दोस्तों, इसका नाम क्या है बैंक का? बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? चाइना के अंदर है इसका। कहाँ पर है? चाइना के अंदर है इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। कहाँ पर है आसियान का मुख्यालय? जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर आसियान का मुख्यालय है। अगला प्रश्न दोस्तों अगर आपसे पूछा गया, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक, एशिया की विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस, मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर है। और तो इसी मनीला के अंदर जो है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा आज का 6th क्वेश्चन, 6वां प्रश्न होने जा रहा है। इंग्लिश स्पेस एसोसिएशन, इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश नहीं आएगा दोस्तों, इंडियन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? इंग्लिश नहीं, इंडियन। इंग्लिश की जगह यहाँ पे लिख लो दोस्तों इंडियन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों ये जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन दोस्तों, इसका उद्घाटन अगर आपसे पूछा गया, इसका उद्घाटन कब किया गया है, इसका गठन कब किया गया है?
आज ही के दिन हुआ था, हो भी चुका होगा। लिख लो दोस्तों 11 अक्टूबर 2021 को, यानी आज के दिन जो है दोस्तों इसका गठन हुआ था 11 अक्टूबर 2021 को। बात की जाए इसका गठन किसने किया था, इसका उद्घाटन किसने किया था, इंडियन स्पेस एसोसिएशन का। लिख लो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य सिंपल है दोस्तों, अंतरिक्ष के अंदर जितने भी उपग्रह है ना दोस्तों, अंतरिक्ष के अंदर जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी उपग्रह एजेंसी है उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया कि प्रश्न के अनुसार इसका पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अगर आपसे पूछा गया इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, जयंत पाटिल को। इसे दोस्तों जयंत पाटिल को इसका जो है दोस्तों पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कब इसका उद्घाटन हुआ था, 11 अक्टूबर 2021 को इसका उद्घाटन हुआ था। बात की जाए इसका उद्घाटन किसने किया था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, अगला प्रश्न है भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। भारत के अंदर जो अंतरिक्ष विज्ञान है इसका जनक किसे कहा जाता है, आप सभी को मालूम है विक्रम साराभाई। दोस्तों आप सभी को मालूम है अंतरिक्ष में दोस्तों भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। चंद्रयान 1 को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 1 जो है इसे PSLV C11 के द्वारा, लिख लो दोस्तों, इसे लॉन्च किया था PSLV C11 के द्वारा जो है दोस्तों चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। बाकी चंद्रयान 2 को आप सभी को लिख लेना है GSLV MK3M1 के द्वारा। चंद्रयान 1 PSLV C11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चंद्रयान 2 GSLV MK3M1 के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों भारत का मानव युक्त पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है दोस्तों, भारत का मानव युक्त पहला अंतरिक्ष मिशन है गगनयान। कौन सा है, गगनयान। बात की जाए इसकी इंजन का नाम क्या था, गगनयान का जो दोस्तों इंजन था, इस इंजन का नाम क्या था, इसका इंजन का नाम था विकास। अगला प्रश्न दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा का वर्तमान महानिदेशक कौन, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा का वर्तमान महानिदेशक कौन है, अब्दुल्ला शाहिद। बात की जाए अब्दुल्ला शाहिद कहाँ के हैं, अब्दुल्ला शाहिद है मालदीव के। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया मालदीव के अंदर ये मालदीव के कौन से मंत्री, दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना कि आखिर जो अब्दुल्ला शाहिद है मालदीव के कौन से मंत्री हैं। अगला प्रश्न दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा का वर्तमान महानिदेशक कौन है, अब्दुल्ला शाहिद। कहाँ के, मालदीव के कौन से मंत्री, आप मुझे कमेंट में बताना। अगला प्रश्न सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन है, सीमा सड़क संगठन की पहली BRO सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन है, वैशाली हिवासे। कौन है, वैशाली हिवासे। बात की जाए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। बात की जाए पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी। कौन थे, KC नियोगी। बात की जाए चौथेवें कौन थे, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, चौथेवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, YV रेड्डी। कौन थे, YV रेड्डी। हम देखते हैं दोस्तों हमारा आज का 7वां प्रश्न, जो कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जूड समेरिटन स्कीम के तहत कितने रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ये जो गुड समेरिटन स्कीम है, अगर बात की जाए इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटना से, इसका उद्देश्य है, इसका काम क्या दोस्तों, इसका काम है दोस्तों सड़क जो दुर्घटना, कोई भी अगर सड़क दुर्घटना होती है दोस्तों, उस अगर सड़क दुर्घटना के अंदर अगर कोई भी आदमी अगर पीड़ित हो, अगर दोस्तों समझ लो दोस्तों अगर कोई आदमी पीड़ित हो रास्ते पर, दोस्तों अगर आपने उसकी सहायता की और दोस्तों उसको आपने हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाया और दोस्तों अगर वो ठीक हो गया, अगर समझो दोस्तों 1 घंटे के अंदर अगर आपने उसे हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाया, 1 घंटे के अंदर अगर आपने उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया और अगर उसकी जान बच गई, अगर वो ठीक हो गया, तो आपको दोस्तों क्या कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा गुड समेरिटन। सर दोस्तों आपको कहा जाएगा गुड समेरिटन, आपको कहा जाएगा। और दोस्तों आपको जो है कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, कितने रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा, आप सभी को दिया जाएगा 9,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कितने, सॉरी दोस्तों 9,000 नहीं 5,000, देख लो दोस्तों कितने का, 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा अगर आपने गोल्डन। और दोस्तों अगर आपसे बात की जाए कि पीड़ित व्यक्ति को जो दोस्तों गोल्डन आवर के अंदर आपको हॉस्पिटल में पहुंचाना है,
कब? गोल्डन आवर के अंदर। बात की जाए गोल्डन आवर किसे कहते हैं दोस्तों? दुर्घटना के 1 घंटे बाद का समय, याद रखना दोस्तों, दुर्घटना के 1 घंटे बाद का समय उसे क्या कहते हैं? गोल्डन आवर उसे कहते हैं। और दोस्तों अगर आपने उस व्यक्ति को गोल्डन आवर के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचाया और अगर उसकी जान बच गई तो आपको 5,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मैंने हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि हम पीएम किसान योजना के तहत कितने रुपए की 3 किस्त किसानों को दी जाएगी। दोस्तों 3 किस्तें दी जाएंगी। कितने कितने रुपए की? 2,000 रुपए की। कुल कितने हो जाएंगे? 6,000 रुपए। बाकी जो पीएम किसान योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ये शुरू हुई थी। कितने किस्त दी जाएंगी? 3 किस्तें। कितने कितने रुपए की? 2,000 रुपए की दी जाएंगी। कुल कितने रुपए दिए जाएंगे? 6,000। अगला प्रश्न है उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत कितने अतिरिक्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे? लिख लें दोस्तों, उज्ज्वला योजना 1.1.0 नहीं दोस्तों, उज्ज्वला योजना 2.0 है। उसके तहत कितने, बात कीजिए शुरू कब हुई थी उज्ज्वला योजना 2.0? लिख लो दोस्तों, ये शुरू हुई थी 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू हुई थी। कहाँ से? महोबा उत्तर प्रदेश से। बात की जाए अतिरिक्त कितनी एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाई जाएंगी? 1 करोड़ एलपीजी गैस, अतिरिक्त एलपीजी गैस, 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी गैस कनेक्शन जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्राम उजाला कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ किया गया? ग्राम उजाला कार्यक्रम जो है दोस्तों ये आरा बिहार से। कहाँ से? आरा बिहार से। आरा से जो कि बिहार में। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आपसे बात की जाए आयुष्मान भारत योजना के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा? लिख लें दोस्तों आप सभी को, योजना कौन सी है? आयुष्मान भारत योजना। कितने प्रत्येक परिवार को दोस्तों इस आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को दोस्तों कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध किया जाएगा? 5 लाख रुपए का जो है दोस्तों प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। बात की जाए ये जो आयुष्मान भारत योजना ये शुरू कब हुई थी? ये लिखा है दोस्तों आप सभी को, 23 सितंबर 2018 को ये योजना शुरू हुई थी। कहाँ से? रांची झारखंड से योजना शुरू हुई थी। अब हम दोस्तों आज का 8वां प्रश्न जो कि हाल ही में अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया? दोस्तों अंशु मलिक जो है इन्होंने, आपको मैंने कल पर आपको कुछ दिनों के पहले न्यूज में पढ़ाया दोस्तों, ये जो भारत की शेरनी है अंशु मलिक, इन्होंने दोस्तों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर फाइनल के अंदर ये सिलेक्ट हुई हैं, ठीक है। और तो अब जो है इनके फाइनल के दोस्तों गेम्स हो चुके हैं। कहाँ पर हुए थे? लिख रहा है दोस्तों, विश्व चैंपियनशिप की बात की जा रही है दोस्तों, विश्व चैंपियनशिप। और कहाँ हुए थे? ओस्लो नॉर्वे के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? ओस्लो नॉर्वे के अंदर ये हुए थे। और दोस्तों फाइनल के अंदर ये सिलेक्ट हुई थी, अंशु मलिक फाइनल के अंदर सिलेक्ट हुई थी। बात की जाए कितने कैटेगरी वेट दोस्तों? 57 किलो कैटेगरी वेट के अंदर ये जो है ये दोस्तों सिलेक्ट हुई थी। कहाँ की अंशु मलिक? हरियाणा की अंशु मलिक। और दोस्तों ये जो है फाइनल जीत तो नहीं पाई, फाइनल जो है दोस्तों अंशु मलिक हार गई, लेकिन दोस्तों इन्होंने इतिहास रच दिया दोस्तों। इन्होंने जो है दोस्तों सिल्वर मेडल जीत लिया। कौन सा? रजत पदक जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने जो दोस्तों जीती तो नहीं दोस्तों ये विश्व कुश्ती चैंपियन, लेकिन दोस्तों अब तक के दोस्तों भारत के इतिहास में दोस्तों सबसे बड़ी जीत थी महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर। पहले बात दोस्तों ये तो पहली महिला थी जिन्हें फाइनल के अंदर सिलेक्ट किया गया। दूसरा दोस्तों ये पहली महिला भी बन चुके जिन्होंने दोस्तों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर पदक जीता है, वो भी कौन सा? रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ की है ये? हरियाणा की है दोस्तों, लिख लें दोस्तों, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रजत पदक नाम क्या है? अंशु मलिक, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा आज के कुछ इसी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो क्या है दोस्तों, लवलीना बोरगोहन का संबंध किस राज्य से है? ये दोस्तों लवलीना बोरगोहन है, इनका संबंध है असम राज्य से, असम से इनका संबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक के इतिहास में कुश्ती में भारत ने पहला पदक कब जीता? दोस्तों ओलंपिक के इतिहास में भारत ने कुश्ती में पहला पदक कब जीता था? पहली बात अगर आपसे पूछा है किसने जीता था, लिख लो दोस्तों, केडी जाधव ने। किसने जीता था? केडी जाधव ने दोस्तों जीता था। बात कीजिए कब? 1952 के अंदर। कब? 1952 के अंदर जीता था। किसने? केडी जाधव ने जीता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में भारत ने कुल कितने पदक जीते? टोक्यो ओलंपिक के अंदर दोस्तों कुश्ती के अंदर भारत ने कुल 2 पदक जीते हैं। कौन से? 2 पदक। पहला किसने जीता है?
रैया दहिया ने दोस्तों ये जीता है, रवि दहिया ने ये जीता है। और दूसरा दोस्तों बजरंग भैया, कौन है? बजरंग जो है दोस्तों इन्होंने जीता है। बात की जाए रवि दहिया जो इन्होंने कितने जीते हैं? रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, सिल्वर मेडल रवि दहिया ने जीते हैं टोक्यो ओलंपिक के अंदर। और दोस्तों बजरंग जो भैया है, इन्होंने जो है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इन्होंने जो कांस्य पदक जीता है। रवि दहिया ने रजत पदक और बजरंग भैया ने कांस्य पदक, ठीक है दोस्तों। कुल कितने पदक टोक्यो ओलंपिक में भारत के? 2 पदक। कितने पदक हैं? 2 पदक। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारे आज के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन? दोस्तों ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले कौन है? सुशील कुमार। ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाले पहले कौन है? सुशील कुमार। और दूसरे हैं पीवी सिंधु। पहले है सुशील कुमार, दूसरी है पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? लिख लेना है दोस्तों आप सभी को, साक्षी मलिक। कौन है? साक्षी मलिक। 2016 के अंदर जो रियो ओलंपिक हुए थे उसके, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाता है नॉर्वे के अंदर। कहाँ पर दिया जाता है? नॉर्वे के अंदर। दोस्तों मैंने आपको अभी पढ़ाया था 2021 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये किन 2 महानुभावों को दिया जाएगा? कमेंट में दोस्तों छाप दो, पूरा कमेंट भर दो दोस्तों आज कि आखिर दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 2021 में दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के 9वें प्रश्न की तरफ जो कि है अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने नौकरी न करने वाली माताओं के कल्याण के लिए आमा योजना की घोषणा की? योजना का नाम लिख लो दोस्तों, योजना का नाम है आमा योजना। कितना है? आमा योजना। बात की जाए किस राज्य ने शुरू किया? सिक्किम ने जो है योजना शुरू किया। बात की जाए क्यों और किन के लिए? दोस्तों जितनी भी महिलाएं नौकरी नहीं करती हैं, जो भी दोस्तों महिलाएं नौकरी नहीं करती हैं और दोस्तों उनके बच्चों के दोस्तों देखभाल के लिए, उनके कल्याण के लिए दोस्तों ये योजना आमा योजना शुरू की गई है। और बात कीजिए कितने रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत? दोस्तों प्रत्येक को जो है दोस्तों 20,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक को कितने रुपए दिए जाएंगे इस आमा योजना के तहत? 20,000 रुपये दोस्तों प्रत्येक को दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे दोस्तों? बच्चों की देखभाल के लिए, उनके कल्याण के लिए आमा योजना के तहत किन्हें दोस्तों? जो महिलाएं नौकरी नहीं करती है, ठीक है, उनके लिए सिक्किम राज्य ने शुरू किया है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अगला प्रश्न दोस्तों नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो नाथुला दर्रा है यह सिक्किम के अंदर, कहाँ पर है? सिक्किम की बात कर रहे हैं, हर चीज सिक्किम की आएगी, सिक्किम के अंदर है। पेपर के अंदर हर चीज सिक्किम की नहीं आने वाली, या फिर हर एक राज्य की नहीं आने, आपको याद करके जाना होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों बात कीजिए न्यूनतम वाला कौन सा है? न्यूनतम आप दोस्तों निपटारा कर देंगे पूरा, ठीक है, हर एक चीज का निपटारा कर देंगे दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सिक्किम। बात की जाए सर्वाधिक कौन है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में दोस्तों सर्वाधिक कौन सा है? उत्तर प्रदेश। न्यूनतम कौन सा है? सिक्किम। बाकी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है किस राज्य के पास है? पहला लिख लो दोस्तों राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल है भारत के अंदर। और दोस्तों बाकी न्यूनतम कौन सा है? दोस्तों न्यूनतम है गोवा के पास। हो गया दोस्तों निपटारा, क्षेत्रफल का भी हो गया, जनसंख्या का भी हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों भारत का जैविक खेती वाला पहला राज्य कौन सा? भारत का जैविक खेती वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगला प्रश्न दोस्तों सिक्किम के नामची में किस खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है? दोस्तों पहले बात दोस्तों स्टेडियम का नाम क्या है? दोस्तों स्टेडियम का नाम है बाईचिंग भूटिया। और दोस्तों ये जो बाईचिंग भूटिया है ये दोस्तों एक खिलाड़ी थे और दोस्तों किस खेल संबंधित है? इनका संबंध दोस्तों फुटबॉल से इनका संबंध है। और दोस्तों ये जो बाईचिंग भूटिया ये जो स्टेडियम है ना, ये बाईचिंग भूटिया स्टेडियम ये कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? लिख लो दोस्तों संविधान संशोधन कौन सा? 36वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। बहुत बार आपको दोस्तों ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये जो मैं दोस्तों अभी मैंने आपको लिखा है 36 CA, ये CA क्या होता है दोस्तों? ये C होता है, C से कॉन्स्टिट्यूशनल और ये होता है एक्ट।
कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संविधान संशोधन, ठीक है। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को जो है दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, कृषक बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है? कृषक बंधु योजना है जो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। कृषक बंधु योजना पश्चिम बंगाल राज्य से। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में स्वच्छ कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया? स्वच्छ कार्यक्रम जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? आंध्र प्रदेश के द्वारा। मैं यहाँ पे एपी लिख रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश का कीमत आ जाना, ठीक है। लिख लो दोस्तों आंध्र प्रदेश, में आपको लिख के देता हूँ। आंध्र प्रदेश के द्वारा दोस्तों स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम तवांग। कौन दोस्तों सिक्किम के मुख्यमंत्री? सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम तवांग दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा 9वां प्रश्न दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो कि दोस्तों पिछले कुछ प्रश्न क्या है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत के ताप विद्युत संयंत्र कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। भारत में पाए जाने वाला अधिकतर कोयला किस प्रकार का है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपके घरों के अंदर अगर बिजली बहुत देर तक जा रही है, अभी कुछ दिनों से दोस्तों, आप सभी को मालूम है इसका कारण क्या है? दोस्तों सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो कोयला है, इस प्रश्न का अगर आपसे पूछा गया इस प्रश्न का मतलब क्या है, इस प्रश्न का सिंपल जो है दोस्तों अर्थ क्या है दोस्तों, भारत के ऊपर दोस्तों कोयला का संकट आ रहा है। अब आप पूछोगे दोस्तों कोयला खत्म हो रहा है? दोस्तों कोयला खत्म नहीं हो रहा, लेकिन दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, भारत के अंदर जो बिजली आती है दोस्तों, वो मेन किस कोयले से आती है, और जो कोयले से बिजली आती है उसे हम कहते हैं थर्मल पावर, ठीक है दोस्तों। थर्मल पावर जो है दोस्तों, इस थर्मल पावर को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के तौर में, ठीक है दोस्तों। पहली बात दोस्तों, इस कोयला संकट है, इसका संबंध किस किस चीज से? पहली बात दोस्तों, ये कोयला संकट आया क्यों? पहली बात दोस्तों, पहला पॉइंट लिख लेना, आखिर कोयला संकट आया क्यों? पहली बात दोस्तों, बिजली की मांग बढ़ गई, बिजली की मांग बढ़ गई। बात कीजिए बिजली की मांग क्यों बढ़ी? अब दोस्तों बिजली की मांग इसलिए हो रही है ताकि दोस्तों कोविड-19 के अंदर दोस्तों, पहली बात दोस्तों कोविड-19 जो खत्म हो गया, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ दोस्तों, कोविड-19 कुछ खत्म हो चुका है दोस्तों, तो उसके अंदर जो है दोस्तों कोचिंग उद्योग या फिर दोस्तों जो भी इंडस्ट्री है, कंपनीज है दोस्तों, वो दोस्तों फिर से चालू हो गई। अब दोस्तों जब वो फिर से चालू हो गई दोस्तों, उन्होंने दोस्तों ज्यादा उत्पाद करना शुरू किया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उन्होंने जो है दोस्तों ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, और दोस्तों वो जो है दोस्तों ज्यादा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगे, जिसके कारण दोस्तों अब दोस्तों कोयले की दोस्तों भारत के अंदर दोस्तों कोयले की कमी तो नहीं है, लेकिन दोस्तों कोयले की दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की मांग बढ़ गई, जिसके कारण दोस्तों कोयले की भाई मांग बढ़ गई। और दोस्तों अब बात की हुई दोस्तों, अभी जो दोस्तों बाढ़ आ रही है, इतने सारे दोस्तों साइक्लोन आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है दोस्तों, इतने ज्यादा दोस्तों जो वर्षा हो रही है दोस्तों, इतनी ज्यादा देखा हो दोस्तों आप सभी ने, अभी दोस्तों कुछ दिनों से दोस्तों बहुत ज्यादा बारिश हो रही है दोस्तों। तो इस बारिश के कारण जो है दोस्तों, पहली बात दोस्तों कोयले का दोस्तों उत्पादन नहीं कर सकते दोस्तों। पहली बात क्या होगी, कोयला दोस्तों हम इसे बना नहीं पा रहे हैं इस बारिश के कारण, इस बाढ़ के कारण। और दूसरी बात दोस्तों, इस बाढ़ और जो दोस्तों बाढ़ के कारण दोस्तों शहर के अंदर पानी घुस जाता है, उसके कारण जो है दोस्तों जो कोयला है उसे हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसे दोस्तों ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो दोस्तों कोयले की दोस्तों भारत के ऊपर जो दोस्तों कोयले का संकट आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न के अनुसार अगर आपसे पूछा गया कि भारत में पाए जाने वाला अधिकतर कोयला किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का है। किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, वीडियो को लाइक करने में कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए दोस्तों आप सभी को। और दोस्तों आप सभी को दोस्तों अगर आप सभी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। यही था हमारा आज का हेडिंग 11 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। अगर आप सभी को वीडियो चलते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।